डियर स्टूडेंट ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ आपके सामने। आपका पाठ्य पुस्तक योग भारती पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 8 सुनो सुनो किशोरी, जिसकी लेखिका है आशा रानी होरा, इसका भाग 2 लेकर। भाग 1 में मैंने कहानी की या इस सॉरी इस पाठ के कुछ परिचित भाग 1 में मैंने प्रस्तुत किए थे। अभी उसी पाठ से अगले परिच्छेद की ओर हम आज जाने वाले। लेखिका है आशा रानी होरा। आपके पृष्ठ क्रमांक पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 42 43 पर ये परिच्छेद आपको मिलेंगे। परिच्छेद इस प्रकार है। लेखिका आशा रानी होरा अपनी लड़की को खत लिख रही है और उस खत में वह अपनी लड़की को सलाह दे रही है। लेखिका कहती है, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। लेखिका ने पत्र में अपनी लड़की से कहा है कि समय के साथ अर्थ खो चुकी वर्तमान प्रगति समाज को पीछे ले जाने वाली कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। मतलब समाज को या प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली कोई भी रीति होगी, कोई भी बात होगी, वो बात क्या बन जाती है? रूढ़ी। समय के साथ अनुपयोगी, अनुपयोगी शब्द का अर्थ है जो किसी काम का ना हो। समय के साथ जो अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्य को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं है। लेखिका अपनी लड़की से ये भी कहती कि रूढ़ी किसे कहोगी, परंपरा किसे कहोगी? तो परंपरा का अर्थ या परंपरा का परंपरा की व्याख्या देते हुए लेखिका अपनी लड़की से कहती है कि समय के साथ अनुपयोगी मूल्यों को निकाल देने वाली, पीछे छोड़ने वाली और निरंतर नई परंपरा को या नई बातों को अपनाने वाली जो बहती धारा है, वो परंपरा है। संक्षेप में लेखिका ने ये कहा है कि रूढ़ी क्या है कि समय के साथ अपनी पुरानी बातों के साथ जुड़ी रहने वाली जो भी रीति नीति है नीति रीति नीति है, वो रूढ़ी है। और समय के साथ नए मूल्यों को अपनाने वाली जो कोई भी रीति है, वो परंपरा है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है और हर भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकस भरकस शब्द का अर्थ है पूरी शक्ति से जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। आज आज नहीं तो कल वे जर्जर होकर, कमजोर होकर, वो मूल्य भरा कर मतलब तेजी से गिर पड़ेंगे। यहाँ लेखिका कहती है कि रूढ़ी और परंपरा में अंतर यह है कि रूढ़ी स्थिर होती है, परंपरा गतिशील होती है। और परंपरा एक निर्मल बहते जल की तरह होती है। मतलब जिस प्रकार जल बहता है उसमें नई नई चीजें आकर उठती है, जुड़ती है, उसी प्रकार परंपराएं होती है। और इस इन परंपराओं में भीतरी बाहरी देशी विदेशी जो उपयोगी मूल्य है, वो परंपरा में जुट जाते हैं और परंपरा निरंतर आगे बढ़ती है। जबकि रूढ़ी में नई बातें, देशी विदेशी परंपराएं नहीं जुड़ती। रूढ़ी की अपनी एक विचारधारा होती है। यहाँ लेखिका यही बात अपनी लड़के से कह रही है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य जो हमारे धरती के अनुकूल नहीं है, जो के तो यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, जो जल्दी ही झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं। लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा से कहा कि पश्चिमी जो मूल्य है हमारे धरती के लिए, हमारे सांस्कृतिक वातावरण के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए उपयोगी नहीं है। जो जैसे के तैसे हमारे यहाँ उगाए नहीं जा सकते हैं। और उगाने की कोशिश भी कर ली हमने तो वो फलीभूत होंगे नहीं, अर्थात वो फलेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं, जल्दी ही झड़ जाएंगे। वो फल हमारे किसी काम के नहीं। सारांश में लेखिका ने कहा है, पश्चिमी मूल्य भले ही हम आज अपने लिए अपना लें, लेकिन ये पश्चिमी मूल्य हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे वातावरण के लिए उपयोगी नहीं। क्योंकि ये पश्चिमी मूल्य वहाँ के माहौल के लिए, वहाँ के वातावरण के लिए, वहाँ के प्रदेश के लिए है। उसका अनुकरण करना
अंधानुकरण होगा, ऐसा लेखिका अपनी लड़की को समझाती है और कहती है, सोच समझ कर अपने जीवन के कदम उठाओ, केवल पश्चिमी मूल्यों का अनुकरण न करो। मुझे लगता है कि ये पत्र का अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। लेखिका अपनी किशोरी लड़की को समझा रही है और लेखिका को ये भी पता है कि वो इतनी जल्दी अ, रूढ़ी और परंपरा को समझ नहीं पाएगी। इसलिए सलाह के तौर पर वो कहती है कि ये पत्र में मैंने तुम्हारे लिए जो बातें समझाई शायद तुम्हारे समझ में ना आए। बेहतर समझने के लिए तुम्हें अपने ग्रंथालय में जाकर इससे संबंधित साहित्य पढ़ना होगा और जो मूलभूत या बुनियादी जानकारी है, वो जानकारी तुम्हें प्राप्त करनी होगी। क्योंकि हर भारतीय लड़की के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह से समझे या पहचान सके और अपने मूल्यों को पता कर सके या अपने मूल्यों को जान सके या अपने मूल्यों की जानकारी उसे हो। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए है कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। अब लेखिका ने अपने पत्र में दूसरे अगले परिच्छेद में कहा है कि यहाँ अब मैं एक संदर्भ दे रही हूँ तुम्हारी सहेली रचना के लिए। ये रचना से संबंधित और लेखिका उस सुनंदा की सहेली जो रचना है उसके बारे में अब उसे समझा रही है कि यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में ये प्रसंग इसलिए है कि वो इस सीमा रेखा को समझ नहीं पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से काम नहीं चला लेना चाहती हैं। नए मूल्यों के नवनिर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया। लेखिका ने अपनी लड़की से कहा कि तुम्हारी जो सहेली है रचना, वो पश्चिमी मूल्यों को अपना रही है और नए मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन की निर्णय ले रही है। लेकिन लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा से रचना के बारे में कहा कि पश्चिमी मूल्य को जो अपना कर तुम्हारी सहेली अपने जीवन के निर्णय ले रही है, उसी तरह संभल कर अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए। आगे लेखिका कहती है, सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। लेखिका ने आगे रचना को या सुनंदा के जरिए रचना को ये सलाह दी है कि तुम नए मूल्यों को अपनाना चाहती हो, लेकिन वो अपनी धरती में या अपने संस्कार में, नए परिवेश में ही आने चाहिए। अपने परिवेश, अपने संस्कार, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के विरुद्ध नए मूल्यों को नहीं अपना सकती हो और नए मूल्यों का निर्माण करना है, तो पहले अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर या अपने धरती के आधार पर उसे समझ लो, अपने सामर्थ्य के आधार पर उसे समझ लो और फिर ही नए मूल्यों को अपनाओ या निर्माण करो, ऐसा लेखिका ने कहा है। तुम अपनी सहेली रचना को ये समझाओ कि क्रांति की बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है, तो एक छोटी-सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक झटके में यूँ टूट कर हार कर बैठ जाना तो निहायत मतलब बहुत ज़्यादा मूर्खता है। फिर भी अभी वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी उसे अभी से उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़रूरी हो तो सोच समझ कर वो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती। लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा की सहेली रचना की बात कही है। रचना क्रांति करना चाहती है, मतलब वो अपने जीवन के निर्णय खुद लेना चाहती है और उसे वो क्रांति मानती है। लेकिन लेखिका ने उसे समझाया कि देखो, तुम जो क्रांति की बड़ी-बड़ी बातें करती हो, ये क्रांति की बड़ी-बड़ी बातें करना ठीक है, जीवन के लिए उपयोगी ज़रूर है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पहले अपने परिवेश को समझना चाहिए, नहीं तो क्रांति करते-करते कोई मुश्किल आ जाए, जीवन के निर्णय लेते-लेते कई मुश्किलें आ जाए तो फिर और परेशानी आ सकती है। तो लेखिका उसे कहती है कि अभी वो प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में पहले भाग में ही है, अभी उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो उसके लिए परेशानी पैदा करे। सोच समझ कर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाओ। सुनंदा की सखी सुनंदा की सहेली रचना किसी दोस्त के साथ रिश्ता बना रही है और लेखिका
उसे समझा रही कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पढ़ाई पूरी करो, बाद में अपने जीवन के निर्णय के बारे में सोचो। ऐसा लेखिका ने यहाँ पर बताने की कोशिश की। मेरी राय में अब लेखिका कहती है, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को जब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन मतलब कोशिश के साथ एक दूसरे को लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना बेवकूफ़ी कही जा सकती है। लेखिका अपनी राय में कहती है कि रचना को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले जिस दोस्त के साथ रिश्ता बना है, उस दोस्त को पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति जो भावनाएँ हैं, उन भावनाओं को समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जीवन जीने के लिए पहले एक दूसरे को खुद को तैयार करना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेना बेवकूफ़ी हो सकती है, ऐसा लेखिका यहाँ पर कहती है। मैं समझती हूँ कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना भी काफ़ी नहीं। अब सुनंदा ने अपनी माँ से कहा कि रचना जो निर्णय ले रही है, उसमें मैं सहमत नहीं हूँ और उसका साथ मैं नहीं देने वाली हूँ। तब लेखिका अपनी लड़की सुनंदा से कहती है कि तुम समझती हो कि तुम्हारी सहेली मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रही हो, लेकिन उससे अलग रहना भी उचित नहीं है। यदि वो तुम्हारी सचमुच प्यारी सहेली है, तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप भी करना भी काम है। लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा से कहा कि तुम्हारी सहेली अगर गलत निर्णय ले रही है, तो उसे समझाओ, उसे अलग मत हो जाओ, उसका हित देखो और उसमें कुछ तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस हुई तो हस्तक्षेप भी करो। रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। बात बिगड़ सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में, जुनून का अर्थ है पागलपन, में उसका उल्टा उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटना मुहावरा है, इसका अर्थ है दूर हो जाना। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा से सलाह दी कि तुम्हारी सहेली के साथ तुम ऐसा व्यवहार करो कि वो तुमसे दूर ना जाए और उसे दोष देने की बजाय, उसकी गलतियाँ निकालने की बजाय संभल कर इस बात को समझाने की कोशिश करो। दोष अकेली रचना का भी नहीं है, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। लेखिका ने अब अपनी लड़की से कहा कि रचना का दोष नहीं है, उसकी उम्र का दोष है, उसकी नासमझ उम्र का, उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसके परिवार का दोष है, जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। वह उम्र भी ऐसी है कि जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी-मीठी बातों के बहकाव में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा तो उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। लेखिका कहती है रचना नासमझ है, अभी उसे पता नहीं है जीवन के बारे में। उसके परिवार के संस्कार भी ऐसे नहीं हैं कि वो परिवार के संस्कारों से गलत कदम उठाने से रोक सके। इसलिए वह किसी युवक के प्यार भरी मीठी-मीठी बातों में बहकाव में आकर अपने जीवन के निर्णय ले रही है। इसलिए उसे ठीक से समझाओ, ऐसा लेखिका कह रही। इस अल्लड़ भोली-भाली उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत का अर्थ है महत्व देकर अंतर्मुखी हो गई है तो उसे फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसी ही बात हुई है। अब लेखिका ने यहाँ पर रचना के बारे में कहा है कि रचना को उसके परिवार से स्नेह नहीं मिलता है और स्नेह न मिलने के कारण वो किसी लड़के के साथ रिश्ता बना रही है, उसकी बातों में आ रही है। वो लड़का
उसका हमदर्द उसे लग रहा है, लेकिन ये उसका दोष नहीं, क्योंकि उसे प्यार नहीं मिल रहा है अपने परिवार से, इसलिए वो प्यार की तलाश में किसी युवक से प्यार या युवक के साथ जुड़ गई है, युवक के साथ रिश्ता बना रही है। और ये उम्र ही ऐसी है कि इसमें अच्छी और गलत बात समझ में नहीं आती है, और अर्चना ऐसी ही अवस्था में है, ऐसा लेखिका कह रही है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अब लेखिका ने सुनंदा से कहा है कि एक रचना तुम्हारी सहेली है, तो सबसे पहले उसके परिवार के बारे में जान लो। अगर लगे कि वो अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इसी टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो कि वो अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा से कहा कि अपनी सहेली को उसके परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश करो, उसकी माँ के साथ बात करने के लिए कहो, माँ को पत्र लिखने के लिए कहो, माँ से अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो भाई बहनों की बातों में रुचि लेने के लिए कहो, और उनसे बात करो अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए। ऐसा उसे सलाह दो, या कोई घर में भाभी होगी तो उसे राजदार बना लो। घर में किसी भी के साथ भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या को सुलझा सकती है। ऐसी सलाह उसे दे दो। आगे लेखिका कहती है, एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय में तुम्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ देना है। लेखिका ने कहा है कि तुम्हारी सहेली है तो उसे अकेली मत छोड़ो। वो तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात को बुरा मानती है, तुम साथ छोड़ दोगी तो वो और टूट जाएगी, और अकेली पड़कर वो उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने को तुम रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा से कहा कि अपनी सहेली रचना को अकेली मत छोड़ो। तुम्हारी बात वो नहीं मानती है, लेकिन उसके साथ बने रहो। अगर तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया तो वो अकेली पड़ जाएगी, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठेगी। इसलिए तुम बड़े धैर्य से उसका साथ निभाओ। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित कथित शब्द का अर्थ कहे गए दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा अर्थात इच्छा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत या परिचित करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। लेखिका ने अपनी लड़की सुनंदा से ये भी कहा है कि रचना के जो कहा गया लड़का है जिसके साथ उसके प्रेम के संबंध है, उससे बात करो, उसकी इच्छा को जान लो। अगर उसकी इच्छा में या उसके इरादों में कुछ बातें नजर आई, तो वो बातें किस प्रकार गलत है, ये बातें अपनी सहेली रचना को समझाओ और उसे आगाह करो, ऐसा लेखिका कह रही। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है, तो दोनों की पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। हाँ, लेखिका ने ये भी कहा है सुनंदा से, अगर वो लड़का सच्चा है, सच्चे में प्रेम करता है, तो तुम उसे सलाह दे सकती हो, रचना को भी सलाह दे सकती हो कि पहले अपनी पढ़ाई को पूरी कर लो और बाद में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता, सावधानी बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, ये तुम्हारी सूझबूझ की परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि ये सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा-बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी और अगले पत्र में जानकारी देना दोगे ना? इस प्रकार लेखिका अपनी लड़की का पत्र समाप्त करती है। समाप्त करने से पहले वह कहती है कि अगर तुम अपनी सहेली रचना के जीवन में हस्तक्षेप कर रही हो, उसे सलाह दे रही हो, तो उससे एक वायदा लेना कि जिस दोस्त के साथ उसने रिश्ता बढ़ाया है, उस दोस्त के साथ इस रिश्ते के दौरान कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लो, और हमेशा सतर्क रहने के लिए सलाह दो, नहीं तो बुरी बात हो सकती है। ऐसा
लेखिका अपनी लड़की सुनंदा से कहती है और कहती है रचना को ये बात समझाओ, और पत्र को समाप्त करती है। लेखिका यहाँ इस रचना में, इस पत्र में ये बात समझाती है, रचना हो, सुनंदा हो या कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, उनके जीवन में ऐसे प्रेम भरे प्रसंग अवश्य आते हैं जो वो पढ़ाई करते समय किसी मित्र के साथ रिश्ते बना लेते। लेकिन ये रिश्ते बनाना अनुचित भी हो सकता है। सोच समझकर इस प्रकार की निर्णय लेने चाहिए। केवल पश्चिमी मूल्यों का अनुकरण करते हुए, एक क्रांति की बात कहते हुए ऐसे निर्णय जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। ऐसा लेखिका ने सभी किशोरावस्था के लड़के हो, लड़कियां हो, उनके लिए कहे हैं या उनके उनको समझाने की कोशिश की है। और हर किशोर अवस्था में रहने वाले लड़कों को या लड़कियों को ये सलाह दी है इस पाठ के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से, कि पहले हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे परंपरा के अनुसार, हमारी शक्ति के अनुसार, परिवेश के अनुसार ही हमें अपने जीवन की निर्णय लेने हैं। पाश्चात्य मूल्य, पश्चिमी मूल्यों का अनुकरण करते हुए और उसे क्रांति समझकर अपने जीवन के निर्णय लेना अनुचित है। ऐसा लेखिका ने सभी किशोर और किशोरी अवस्था की लड़कियों को यहाँ पर सचेत किया। मैं पाठ को विराम देता हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे इस पाठ से संबंधित भाग 3 में एक अलग सी जानकारी लेकर, जो पाठ के जो पाठ के कृतियाँ होगी या पाठ का स्वाध्याय होगा, उससे संबंधित मैं अगली जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा।